ट्वेल्थ क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था हमने। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने उसके फॉर्मूले को भी देखा था और उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी प्रोजेक्शन को भी देखा था। दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट से हम उसके एंगल को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करें। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो अपने आप में वेक्टर ए है, और इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल हमारा थीटा है। अगर ऐसा है तो हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखा है, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब यहीं से अगर मैं इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस कॉस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे इन दोनों को इधर लाकर डिवाइड करना पड़ेगा, और इसी को हम लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस कॉस को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और यही जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। सॉरी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमारा यही है। ये तो हो गया दो वेक्टर्स को बीच का एंगल। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की बात करूं, मान लीजिए वेक्टर ए जो है ये है हमारा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और हमारा b वेक्टर जो है ये है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वेक्टर्स को अगर हमने i j k के रूप में लिया हुआ है तब इनके बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला है। हमारे पास दोनों वेक्टर्स जो हैं ये इनके कंपोनेंट्स यानी i j k के रूप में हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो हम क्या करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b में हमें वेक्टर a की वैल्यू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और वेक्टर b की वैल्यू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है,
अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ते समय हम लोगों ने उन प्रोडक्ट को उसके कंपोनेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करके समझा था कि दो वेक्टर्स के कंपोनेंट में जब प्रोडक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कंपोनेंट्स के फॉर्म में जब भी मल्टीप्लाई करना हो, अगर आपके वेक्टर्स आई जे के रूप में हैं और आई जे के वेक्टर में अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो वहाँ पर आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या बात कर रही मैंने? आई के साथ जे के साथ और के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। आई का अगर जे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे या आई का के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाता है। कैसे होती है ये बात हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में करी है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आई का आई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से A1 B1 ये आएगा प्लस आई कैप इंटू आई कैप का स्क्वायर बनेगा और आई कैप का स्क्वायर अपने आप में 1 होता है। जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा A2 B2 और के का के वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा A3 B3। हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ये भी पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज में इसको पढ़ा था। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये प्रूव किया था कि आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर अपने आप में 1 होते हैं। ये तो बात हो गई हमारा ए डॉट बी का। ए डॉट बी के बाद बात अगर मैं करूं मॉड ए की, मॉड ए निकालने के लिए हम अगर अपने वेक्टर को देखें तो वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर प्लस जेड वाले का स्क्वायर करते थे। एक्स के लिए हमारे पास आई कैप है, वाई के लिए हमारे पास जे कैप है और जेड के लिए हमारे पास के कैप है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये अपने आप में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होगा। और ठीक ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर के मॉड की बात करें, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर होगा। ये तो बात हो गई हमारा मॉड ए मॉड बी का और ए डॉट बी का। इन सारे वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन में अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, पहले हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मॉड ए मॉड बी है। तो मॉड ए का मतलब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और मॉड बी में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये है cos थीटा निकालने का फॉर्मूला, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं थीटा निकालने का फॉर्मूला जब वेक्टर्स हमारे i, j और k के रूप में हों। अगर हमारे क्वेश्चन में वेक्टर i, j और k के रूप में है और तब वहाँ पर अगर उनके बीच का एंगल निकालना हो तब हम उस एंगल को इस तरह से निकालते हैं। ये तो हो गया एंगल्स की बात।
अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के एक दूसरे के समानांतर होने के प्रतिबंध के बारे में। आखिर ऐसा क्या चीज़ होता है, कौन सा ऐसे कंडीशन होते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये वेक्टर जो है इस दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, समानांतर है। इसके लिए मान लीजिए आपका वेक्टर ए जो है ये a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और एक और वेक्टर है आपका b, ये आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। ये आपके दो वेक्टर्स हैं। अब मान लीजिए ये दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों सदिश अगर एक दूसरे के समानांतर हैं, तब वेक्टर्स में पैरेलल करने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में बता दिया, तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। मान लीजिए हमने वेक्टर ए को लैम्डा वेक्टर बी के रूप में बता दिया। लैम्डा जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है, लैम्डा जो है अपने आप में एक अचर राशि है। अगर हमने सदिश ए को सदिश बी के लैम्डा के प्रोडक्ट के रूप में बता दिया, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, यदि सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के समानांतर हैं, तब वेक्टर ए जो होगा ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के इक्वल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की हम वैल्यू यहां पर पुट कर दें। वेक्टर ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। करना कुछ नहीं है, बस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा b1 i कैप प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा b3 k कैप। अब ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू के पहले जो है आपके पास एक वेक्टर है, इज इक्वल टू के बाद भी आपके पास एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों वेक्टर्स के i के कोफिशिएंट बराबर हों, j के कोफिशिएंट बराबर हों और k के कोफिशिएंट भी आपस में बराबर हों। दो सदिश एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों सदिशों के i के गुणांक समान हों, j के गुणांक समान हों और k के गुणांक समान हों। तो चूंकि हमारे पास इधर में एक वेक्टर है, इधर भी एक वेक्टर है और बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब ये वेक्टर जो है वो तो उसके बराबर है। तो बराबर कब होगा, बराबर तो तब होगा ना जब i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर हो, i का गुणांक i के गुणांक के बराबर हो, अर्थात a1 जो है लैम्डा b1 के बराबर हो, a2 जो है लैम्डा b2 के बराबर हो
A3 जो है लैम्डा B3 के बराबर हो। अगर ये B1 को मैंने इधर भेज दिया, B1 को अगर मैंने इधर भेज दिया तो क्या बनेगा, A1 बाई B1 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर B2 को मैंने इधर भेज दिया, A2 बाई B2 इज इक्वल टू लैम्डा। और यहाँ से अगर B3 को मैंने इधर भेज दिया तो क्या बनेगा, A3 बाई B3 इज इक्वल टू लैम्डा। A1 बाई B1 भी लैम्डा है, A2 बाई B2 भी लैम्डा है और A3 बाई B3 भी लैम्डा है। मतलब A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। सभी तो आपस में बराबर हैं। किसके बराबर हैं, लैम्डा के बराबर हैं। लैम्डा तो हमारा कोई एक ही नंबर होगा, लैम्डा हमारा कांस्टेंट था, तो सभी के लिए तो लैम्डा एक ही होगा। अगर सभी के लिए लैम्डा एक होगा तो A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। यही वो कंडीशन है जिससे हमें ये पता चलेगा कि दो वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं हैं। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए गए हों और आपको पता करना हो कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं हैं। वेक्टर्स कैसे दिए गए हैं, वेक्टर्स जो है आपको i j k के रूप में दिए गए हैं। दोनों के दोनों वेक्टर्स i j k के रूप में दिए गए हैं। अब अगर आपको पता करना है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हैं कि नहीं हैं, ये कंडीशन अगर पूरा हो गया तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये कंडीशन अगर पूरा नहीं हुआ तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। करना क्या है, दोनों वेक्टर्स में i वाले के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, j वाले के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए और k वाले के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए। तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। ये तो बात हो गई पैरेलल की। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों के एक दूसरे पर लंब होने का प्रतिबंध। दो सदिशों के एक दूसरे पर लंब होने का प्रतिबंध। दो सदिश अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ध्यान दीजिए हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में पढ़ा था, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर अगर ऐसे है और दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 होते ही दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से दो वेक्टर्स, यही दो वेक्टर्स ले लेते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और वेक्टर B इज इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ये अगर आपके दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं अगर ये दोनों वेक्टर्स, तो यहाँ से क्या आएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर हो गया तो इसका मतलब कि दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों लंब हैं। अब
अभी थोड़ी देर पहले हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाला था कंपोनेंट्स के फॉर्म में। कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई और के का के वाले के साथ मल्टीप्लाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है और कुछ नहीं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 था। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई और के का के साथ मल्टीप्लाई, यही आया था। बस इसी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए डॉट वेक्टर बी में हमने क्या रखना है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। और यही वो कंडीशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी दो वेक्टर जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर लंब हैं कि नहीं है, इस कंडीशन से पता चलता है। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स आई जे और के रूप में दिए गए हों। आपको दो सदिश दिए गए हैं आई जे और के रूप में, और ये पता करना है कि वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं हैं, लंब हैं कि नहीं हैं। आप क्या करिए, दोनों वेक्टर्स को लिखकर उनके आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस जे वाले को जे वाले के साथ, प्लस के वाले को के वाले के साथ। ऐसा आएगा। ये सॉल्व करिए, ये अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं।